थैंक यू दोस्तों। मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम श्रीनिवास है। आज ईश्वर की हसीन कृपा, स्पॉन्सरशिप, परिवार और आप सभी सदस्यों के कारण मैं 13 जनवरी 2011 से पहले ड्रिंक से दूर हूँ और मेरा होम ग्रुप है हैदराबाद में। तो दोस्तों, आज मुझे आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरे अनुभव शेयर करने के लिए मुझे निमंत्रण दिया गया है। मैं इसके लिए ये ग्रुप का आभार प्रकट करता हूँ। ऐसा ही मैं ग्रुप को माफी भी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक्चुअली सेशन जो था वो ये मंडे को होने वाला था, मगर किसी कारण मैं वो दिन नहीं कर पाया। तो इसीलिए मैं ये ग्रुप से माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे कारण 4 दिन डिले हो गए ग्रुप को। और आज मैं जो कुछ भी आपके साथ अपना अनुभव लगाऊंगा, मैं कोई एए का अधिकृत प्रवक्ता नहीं, या मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो एए नहीं है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझना है तो एक छोटा सा पैम्पलेट है, 12 कॉन्सेप्ट्स इलस्ट्रेटेड। और कॉन्सेप्ट्स के बारे में विस्तृत रूप से आपको जानकारी लेना है तो अपना जनरल सर्विस मैन्युअल है, जो इंग्लिश में हिंदी में अवेलेबल है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में और जानकारी रहेगा। तो दोस्तों, जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया तो मुझे ये इंफॉर्मेशन दी गई कि आप पहले ड्रिंक से दूर रहो, आज एक ही दिन के लिए। ये अपनी आखिरी मीटिंग मत करो, आते रहो। अ, और थोड़े स्लोगन्स बताए, 1 डे एट ए टाइम, कीप इट सिंपल। उसके बाद बुक दिया गया, स्टेप्स के ऊपर फोकस करने के लिए बोले। फिर ट्रेडिशंस। मुझे कॉन्सेप्ट्स की जरूरी कब हुई बोले तो जब मैं जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। उस समय जब वो वहाँ हम सारे कॉन्फ्रेंस के डेलीगेट्स जो आते हैं, वो सभी डेलीगेट्स को वहाँ ओरिएंटेशन दिया जाता है कि ये कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस में ये होता है, कॉन्फ्रेंस में ये कमिटीज रहते हैं, आपका रोल ये है, आपको ऐसा करना चाहिए। आप डेलीगेट कमिटी का रिपोर्ट बनाएंगे। फिर उसके बाद उन दिनों में जॉइंट कमिटी भी रहता था, ट्रस्टी के साथ भी बैठते थे, फिर उसके ऊपर चर्चा करते थे। फिर एक जॉइंट कमिटी रिपोर्ट बनता था, वो फ्लोर के ऊपर जाता था। फ्लोर के ऊपर इसके बारे में वोटिंग होती थी, माइनॉरिटी वॉइस आता था। फिर क्या वोट आप जो डाले थे वो बदलेंगे क्या, ये प्रोसेस पूरा होता था। तो ये प्रोसेस समझने में थोड़ा समय लगा मुझे, क्योंकि ये जो मैंने प्रोसेस आपको जो बताया है, ये अक्सर मैंने एए फेलोशिप में जहां मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ उन दिनों में ये प्रोसेस नहीं रहता था, क्योंकि हमें डेलीगेट एरिया क्या है मालूम नहीं है, डेलीगेट का रूल्स क्या है मालूम नहीं है, डेलीगेट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है मालूम नहीं है। उसके बाद ट्रस्टी क्या है मालूम नहीं है, ट्रस्टी के रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है मालूम नहीं है, ट्रस्टी बन के जाके क्या करना मालूम नहीं है। कॉन्सेप्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करते लोग।
तो ये सब दिक्कतें हो रही थी। तो मैं ये ग्रुप को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने इस विषय को फेलोशिप के सामने लेके आए और ये इन सेशंस को रिकॉर्ड कर रहे, उसके बाद दे आर सर्कुलेटिंग इट गुड, सो दैट जो भी बंदे आएंगे दे शुड नो। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस दो खंभों के ऊपर खड़ा हुआ है। एक है फेलोशिप ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, दूसरा है प्रोग्राम ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। प्रोग्राम का मतलब सिर्फ रिकवरी नहीं है, ऑल थ्री लेगेसीज, ये सब इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको कोई भी नया मेंबर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आना है तो उसको पता होना चाहिए कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस है बोल के, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस है बोल के समाज में लोगों को मालूम होने के लिए ही सेवा काम का जा रहा हूँ। ये तीसरी लेगेसी वहां काम करती है। और इस तीसरी लेगेसी में ये जो 8th कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जैसे हमारे प्रोग्राम में हर एक स्टेप को एक आध्यात्मिक सूत्र जुड़ा हुआ है, ऐसा ही हर एक कॉन्सेप्ट को भी एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल दिया गया है। सो 8th कॉन्सेप्ट का स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है डेलीगेशन। आप हमारे प्रतिनिधि बनो। किसके प्रतिनिधि? अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रतिनिधि। और कॉन्सेप्ट्स का मदर जो है, कॉन्सेप्ट्स का जन्म जो हुआ है, दैट हैज कम आउट ऑफ 9th ट्रेडिशन। जो हमारा 9th ट्रेडिशन बताता है कि AA इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। वी मे क्रिएट सर्विस बोर्ड्स और कमिटीज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू दोज दे सर्व। इससे जन्म हुआ है कॉन्सेप्ट्स। और कॉन्सेप्ट्स का मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखने का, और ये स्ट्रक्चर ऐसा रहना है और ये ऐसा काम करना है, ये श्रेय दो ही लोगों को जाता है। एक बिल डब्ल्यू खुद, दूसरा आदमी है बर्नार्ड स्मिथ। बर्नार्ड स्मिथ को फादर ऑफ द स्ट्रक्चर सर्विस बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जो आज जो स्ट्रक्चर का डायग्राम है, ग्रुप्स ऑन द टॉप, जनरल सर्विस ऑफिस इन द बॉटम, जो इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर बर्नार्ड स्मिथ ने बनाया है। और ये कॉन्सेप्ट्स का पूरा लिखने का श्रेय और ये आइडियोलॉजी, ये कॉन्सेप्ट ऐसा रहना है बोल के, ये श्रेय बिल डब्ल्यू को जाता है। सो ऑलमोस्ट द लास्ट बुक जो बिल डब्ल्यू ने अपनी जिंदगी में लिखा है वो है जनरल सर्विस मैन्यूल, और उसके अंतर्गत में आपको दिए गए हैं 12 कॉन्सेप्ट्स। और जब हम 12 कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखते हैं तो ये 12 कॉन्सेप्ट्स फॉर वर्ल्ड सर्विस। तो अगर आप पूरी दुनिया में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के विस्तार रूप से जाना है, समाज में है बोले तो कॉन्सेप्ट्स की आवश्यकता, और उसमें 8th कॉन्सेप्ट प्लेस ए मेजर रोल। तो कोई भी भाई जो पढ़ सकता है तो 8th कॉन्सेप्ट पढ़ेगा? एनीवन? यस सर। हाँ, तो एक कॉन्सेप्ट, सामान्य सेवा बोर्ड के ट्रस्टी दो प्रमुख हैसियतों में काम करते हैं,
का संपूर्ण नीति और धन के बड़े मामलों के संबंध में वे मुख्य योजनाकार और प्रशासक होते हैं। वे और उनके प्रमुख समितियां इन मामलों को सीधे तौर पर संभालती हैं, लेकिन हमारे अलग से निगमित की गई निरंतर सक्रिय सेवाओं के संबंध में ट्रस्टियों का संबंध मुख्य रूप से मालिकाना हक और सुरक्षित निगरानी है, जिसका इस्तेमाल वे इन इकाइयों के निदेशक चुनने की अपनी क्षमता को माध्यम से करते हैं। थैंक यू रवि। तो ये कॉन्सेप्ट दो भागों में है। द ट्रस्टीज आर द चीफ प्लानर्स ऑफ ओवरऑल पॉलिसी एंड फाइनेंस। दो चीज। तो एए में आपको जो भी पैसा आता है ये दो ही रूपों में आता है। एक आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस जो आप अपने जनरल सर्विस ऑफिस को बेच सकते हैं, और इसमें भी दो तरीके के कॉन्ट्रीब्यूशंस रहते हैं। एक ग्रुप लेवल कॉन्ट्रीब्यूशन, वो आपका ग्रुप हो सकता है या सर्विस बॉडी का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, या अगर कोई कन्वेंशन कर रहे हैं, कन्वेंशन में आपको कन्वेंशन के पूरे खर्चे होने के बाद आपको जो कुछ भी पैसा बच जाता है, अगर वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये एक तरीके का कंट्रीब्यूशन है। दूसरा कंट्रीब्यूशन है इंडिविजुअल मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन, जो आपने सोबर बर्थडे के दिन तो आप पर डे 1 रुपये के हिसाब से मिनिमम 365 रुपीज से लेके मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 1 लाख रुपये तक दे सकते हैं। ये इंडिविजुअल्स को है अपर सीलिंग, मगर ग्रुप्स को, सर्विस बॉडीज को अपर सीलिंग का कोई लिमिट नहीं है। आप एक ग्रुप के तरफ से इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट 10 लाख भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसके लिए कोई अपर सीलिंग नहीं है, ओनली इंडिविजुअल मेंबर्स को। और ये 1 रुपये पर डे का रीजन ये है कि अगर आप हर रोज 100 रुपए कमा रहे समझो, तो उसमें 1 रुपए अल्कोहलिक्स एनोनिमस को दे। So 1% of your income, that is what is the suggested contribution. तो ये जो पैसे आते हैं, ये पैसों को कैसे इस्तेमाल करना है, किन चीजों में कैसा डेलीगेट करना है, किन किन चीजों को क्या क्या प्लान कर सकते हैं, और इसके लिए आपको that is where the trustees come and they take initiative action. और दूसरा कॉन्सेप्ट में ये भी बताता है कि पॉलिसी, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों को ये आपके पास जो लिटरेचर आता है ना, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बिग बुक, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बिग बुक इंडिया में आपको इंग्लिश के अलावा और 13 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, और इन हर एक लैंग्वेज को आपको उसके प्रिंटिंग का प्राइस अलग रहता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज इंग्लिश का बिग बुक का प्रिंटिंग प्राइस, इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑल्सो। अगर आप कम क्वांटिटी में प्रिंट कर रहे हैं तो ज्यादा पैसा प्रिंटर को देना पड़ेगा। अगर आप बल्क क्वांटिटी में प्रिंट कर रहे हैं तो
कम पैसे होंगे। सो देर आर डिफरेंट फैक्टर्स। मगर बोर्ड ने क्या किया बोले तो, क्योंकि ये प्राइमरी बुक है, इसको यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी में लेके आए। इसका मतलब आप कम किताब प्रिंट करो, ज्यादा किताब प्रिंट करो, ये सब बाजू हटा दो। बिग बुक को हम यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी में लेके आएंगे। 150 रुपीज इट इज अवेलेबल फॉर द एंटायर फेलोशिप ऑफ इंडिया, नो मैटर वो कौन सा भाषा में है। इंडिया में कौन से भाषा में अवेलेबल है बोले तो अब देखेंगे तो बंगाली, गुजराती, हिंदी, पंजाबी, नेपाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, कोंकणी, उड़िया, ऐसा। इसमें हर एक लैंग्वेज में इक्वल वॉल्यूम में बुक्स नहीं दिखती। शायद जितने मराठी बुक्स बिकते होंगे उतने बंगाली बुक्स नहीं बिकते होंगे, जितने कन्नड़ा भाषा के बुक्स बिकते होंगे उतना पंजाबी नहीं बिकते होंगे। मगर इन सभी बुक्स को यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी में लेके आके फेलोशिप को ये प्राइस में अवेलेबिलिटी दे रहे हैं। दिस इज ए पॉलिसी मैटर, यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी। ऐसा ही डेली रिफ्लेक्शन, ये दोनों किताबों को यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी में लेके आके बोर्ड ने ये डिसीजन लिया ताकि फेलोशिप को यूनिफॉर्म प्राइस में ये दो प्राइमरी बुक्स अवेलेबल। बाकी आप किसी भी बुक देखिए प्राइसेस वेरी होते हैं। केम टू बिलीव किताब है फॉर एग्जाम्पल, नहीं तो एज विल सी फिट किताब है, नहीं तो लिविंग सोबर किताब है, नहीं तो आपको 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशंस का किताब है। ये किताब आप देखेंगे तो ये इंग्लिश में प्राइस रहेगा, पंजाबी में अवेलेबल है तो पंजाबी में प्राइस रहेगा, मराठी में प्राइस रहेगा, बंगाली में प्राइस रहेगा, जो भी बुक्स अवेलेबल है। क्योंकि ये प्रिंटिंग कॉस्ट के मुताबिक 2.5 टाइम्स इनटू प्रिंटिंग कॉस्ट आपको सेलिंग प्राइस रहेगा। ये क्यों बनाया बोलो तो, जब हम आपको जनरल सर्विस ऑफिस से जो रिक्वेस्ट आता है फेलोशिप को, और फेलोशिप को जब हम बुक्स इनको कुरियर करते हैं, फेलोशिप से किसी प्रकार का कुरियर चार्जेस नहीं लेते हैं, और वो कुरियर चार्जेस हम बेयर करते हैं ऑफिस। दूसरी चीज, ये आपको जो कुछ भी बुक्स बेचते हैं इसे सर्विस बॉडीज को 20% डिस्काउंट दिया जाता है। इसका मतलब 150 रुपीज सेलिंग प्राइस है तो सर्विस बॉडी को 120 रुपीज में किताब आ जाता है। क्योंकि आपको 30 रुपीज जो आपको एक किताब के पीछे सेल होने के पीछे जो मिल रहा है, इससे सर्विस बॉडी चलना चाहिए। जो सर्विस बॉडी ने कहीं पर एक जगह लिया है, वो रूम का रेंट पे करना पड़ता है, नहीं तो वहां पर कोई वो किताब का सेल करने के लिए कोई आदमी को नौकरी पे लगाया है तो वो आदमी को पगार देने के लिए, दैट्स हाउ दिस डिस्काउंट विल हेल्प। इसीलिए प्रिंटिंग प्राइस सेलिंग प्राइस को ये 2.5 टाइम्स ये पॉलिसी बनाया है। ऐसा ही पैम्पलेट्स को 10% डिस्काउंट देते हैं, एंड पैम्पलेट्स विल हैव 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द प्रिंटिंग प्राइस।
ये एक पॉलिसी मैटर है। ऐसे हम पॉलिसीज बनाते हैं। दूसरी पॉलिसी जो एग्जिस्टिंग है, जो अवेलेबल है जीएसओ में, ये क्या है बोले तो, अगर फेलोशिप को कोई पब्लिक अवेयरनेस एक्टिविटी कर रही है, इसमें दो कैटेगरी के आइडेंटिफाई किया है। एक, कॉपरेशन विथ प्रोफेशनल कम्युनिटी। आप अपने आजू बाजू समाज में किसी डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, पुलिस ऑफिसर्स, लीगल सेल वाले, एडमिनिस्ट्रेटर्स, नहीं तो किसी भी एचआर डिपार्टमेंट या फैक्ट्री में जाके आप किसी को, प्रोफेशनल्स को अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो आप उस एक्टिविटी को के बारे में जनरल सर्विस ऑफिस को आपके डेलीगेट या रीजनल ट्रस्टी के जरिए कोई रिक्वेस्ट भेजता है कि हम इस तरीके के एक प्रोफेशनल एक्टिव कम्युनिटी को ये का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आपको जनरल सर्विस ऑफिस से 10,000 रुपीज वर्थ लिटरेचर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके फेलोशिप को दिया जाएगा। इसके लिए आपको रिक्वेस्ट देना पड़ेगा, हम आपको ये पैम्पलेट कितना चाहिए, ये भाषा में चाहिए, एक्सेट्रा। दूसरी पॉलिसी एक है कि मास पीआई। ये जो सीपीसी एक्टिविटी है, ये एक साल में 30 सीपीसी एक्टिविटी कर सकते हैं मैक्सिमम, द एंटायर फेलोशिप। तो 30 into 10,000 is 3 lakhs worth pamphlets will be given to the fellowship at free of cost. और इसके ऊपर the general service office also bears the courier charges. courier charges भी आपसे नहीं लेगा ये एक्टिविटीज को। दूसरा कैटेगरी है मास पीआई। अगर कोई मेला हो रहा है जहां भीड़ लाखों में रहती है, कम से कम 1,50,000 लोग जो मेले में हैं, वहां आप ये के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, पैम्पलेट्स बांटना चाहते हैं, एंड इट इज यूजुअली सजेस्टेड क्या है बोले तो, एक से ज्यादा भाषा में रहना चाहिए। जैसे मराठी कोंकणी, मराठी हिंदी, तेलुगु तमिल, मिनिमम 2 लैंग्वेजेस है। तो इसके एक्टिविटीज को मास पीआई एक्टिविटी बोलते हैं। अगर कोई भी इस तरीके के मास पीआई एक्टिविटी कर रहा है, तो वो मास पीआई एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए 50,000 रुपीज वर्थ लिटरेचर जनरल सर्विस ऑफिस से आप जहां भी फेलोशिप में कर रहे हैं, सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं जैसा सीपीसी को रिक्वेस्ट भेजना चाहिए, और वो रिक्वेस्ट के मुताबिक हम आपको लिटरेचर आपने जो मांगा है, वो एक्टिविटी से जो आता है, वो आपको हम सप्लाई करेंगे। नॉट ऑल द पैम्पलेट्स, उसके लिए थोड़े गाइडलाइंस दिए गए हैं, वो आपने आपके डेलीगेट के जरिए से या ट्रस्टी के जरिए से आप पता कर सकते हैं क्या है वो गाइडलाइंस, कैसा हम रिक्वेस्ट मंगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिटरेचर को कैसा। दैट्स हाउ वो एक 6 मास पीआई एक्टिविटीज इन एन ईयर कर सकते। ये भी 3 लाख रुपीज वर्थ लिटरेचर विल बी गिवन टू द फेलोशिप। तो 6 lakhs rupees worth literature is given to the fellowship in one financial year. ये एक पॉलिसी मैटर है। तो इस तरीके के हम, आप जो भी पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, दिस फाइनेंसेस आर यूटिलाइज्ड इनटू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। एक एस्पेक्ट क्या है, जनरल सर्विस ऑफिस में
एम्प्लॉइज को तनख्वाह, फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट, वो ऑफिस का रेंट। थर्ड एस्पेक्ट, ऑफिस का मेंटेनेंस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल या मोबाइल यूज कर रहे तो उसका रिचार्ज, उसका बिल। अगर वो ऑफिस का मेंटेनेंस के लिए अगर आप किसी प्रकार का कोई सफाई कर्मचारी को पैसे देना है तो वो बिल्डिंग का मेंटेनेंस पे करना है, वो सब। सो इस तरीके के प्राइमरी थिंग्स को पहले ये मनी विल बी यूटिलाइज। सेकेंड, लिटरेचर, जो भी लिटरेचर जो प्रिंट हो रहा है वो प्रिंटर को पैसे देना, वो लिटरेचर को स्टोर करना है महफूज जगह में, ताकि वो लिटरेचर खराब ना हो, उसको प्रोटेक्ट करना है। फिर ऑफिस का इंश्योरेंस, इसके साथ साथ स्टाफ का इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड। इसके ऊपर हमने कमिश्नर ऑफ चैरिटीज के ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में हमारा ऑफिस जुड़ा हुआ है। सो वो ट्रस्ट के लिए जो भी पेपर्स रिक्वायर्ड सबमिट करना पड़ता है, जैसे ऑडिट करना है, ऑडिटर को पैसा देना है, एक्सेट्रा, ये सब खर्चे। इसके बाद फेलोशिप को ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना, फिर आपके जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस, जनरल सर्विस बोर्ड के मीटिंग्स के एक्सपेंसेस कवर करना। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स इन ए वे दिस मनी इज बीइंग यूटिलाइज्ड। और इस सब का रिपोर्ट आपको जहां जहां क्या क्या खर्चा हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, एवरीथिंग आपके डेलीगेट या आपके सर्विस बॉडी को डेलीगेट के जरिए से हर साल नवंबर में जो एनुअल जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस होता है, वो कॉन्फ्रेंस में आपको जो फोल्डर दिया जाता है, ये फोल्डर में ये पूरे एक्सपेंसेस आपको इन डिटेल्ड फोल्डर में रहेगा, ताकि इट इज अवेलेबल फॉर द फेलोशिप टू सी कितने पैसे आए, लिटरेचर से कितना कंट्रीब्यूशन आया, लिटरेचर से सेल से कितना पैसे आए, मेंबर्स बर्थडे कंट्रीब्यूशन से कितना आया, सर्विस बॉडी से कंट्रीब्यूशन कितना आया, अगर कोई कन्वेंशन से कंट्रीब्यूशन कितना आया, और ये अमाउंट कैसा स्पेंड हुआ, कहाँ स्पेंड हुआ, उनसे कैटेगरीज में स्पेंड हुआ, एवरीथिंग इन डिटेल्ड रिपोर्ट आपको हर साल कॉन्फ्रेंस फोल्डर में अवेलेबल है फॉर द फेलोशिप टू गो थ्रू इट। सो दैट हमने जो ट्रस्टीज को जिम्मेदारी दिया गया है, जैसे 8th कॉन्सेप्ट का दूसरा भाग, आपने जो जिम्मेदारी हमें संभाली दिया गया है, ये जिम्मेदारी को हम ठीक तरीके से संभाल रहे या नहीं संभाल रहे, आपको हम जवाबदार है। दैट इज व्हाट इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। आपने जो हमें डेलीगेट किया है वर्क, ये वर्क हम पूरी तरीके से शिद्दत से और ईमानदारी से, रेस्पॉन्सिबिलिटी से ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये प्राइमरी काम है ये कॉन्सेप्ट का। और इसमें आपको ये सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड कॉर्पोरेशंस, ये तो इंडिया में नहीं है दोस्तों। सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड कॉर्पोरेशन अपने को है इसमें। ये जो बात कर रहे हैं ये AAWS और ग्रेपवाइन के बारे में बात करते हैं। वहां
AAWS और ग्रेप वाइन में जो जनरल सर्विस बोर्ड के ट्रस्टीज, थोड़े ट्रस्टीज, दे एक्ट एज डायरेक्टर्स ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस वर्ल्ड सर्विसेज एंड ग्रेप वाइन। थोड़े लोग उनको ये जिम्मेदारी दिया, आप अल्कोहलिक्स एनोनिमस वर्ल्ड सर्विसेज में डायरेक्टर बनो, आप ग्रेप वाइन बोर्ड में डायरेक्टर बनो, और वहां आपको कस्टोडियल ओवरसाइट, ये ठीक से काम कर रहा है क्या, जो फेलोशिप ने जिम्मेदारी दी है। प्राइमरीली AAWS का काम क्या है बोले तो लिटरेचर्स के ऊपर ट्रांसलेशन, लाइसेंसिंग, पब्लिशिंग, वो सब ओवरऑल देखता है AAWS। और ग्रेप वाइन इज इंटरनेशनल मैगजीन ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। इसके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, कितना इनकम आ रहा है अपने को, और कितना अपने को स्पेंडिंग हो रहा है, अपना एम्प्लॉयज का देखभाल कर सक रहे क्या हम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंडिया में आप देखिए जनरल सर्विस ऑफिस में पेड एम्प्लॉयज 4 लोग हैं। यूएस का जनरल सर्विस ऑफिस में पेड एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग AAWS, एक्सक्लूडिंग ग्रेप वाइन अलग है, 100 पीपल काम करते हैं, 100 लोग काम करते हैं। आपको आज जो कुछ भी हो रहा है, इट इज ऑल द एफर्ट ऑफ सो मेनी पीपल वर्किंग बिहाइंड यू, सो दैट आपके सामने ये सब आपको अवेलेबल है, आपको मिल रहा है, सेवा ऐसा प्रोवाइड करते हैं। इंडिया में क्या है बोले तो एक 12 स्टेप मैगजीन है, वो इंडिपेंडेंट है, उसका बैंक अकाउंट अलग है, उसका जो सब्सक्रिप्शन आते हैं वो बैंक अकाउंट में जाता है, और उसका जो खर्चा होता है वो बैंक से अकाउंट से स्पेंड करते हैं। मगर मैं ये बात बहुत दुख से मुझे शेयर करना पड़ता है कि इंडियन 12 स्टेप मैगजीन का सब्सक्रिप्शन बहुत कम है दोस्तों, हार्डली 200-250 के ऊपर भी नहीं है शायद। इसीलिए लास्ट जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में एक डिसीजन लिया गया है कि ये अभी ये 200-250 मैगजीन के लिए अगर हम वो भी हम इंग्लिश में प्रिंट कर रहे हैं, ज्यादा सब्सक्रिप्शंस नहीं आ रहे हैं, इसीलिए मल्टीपल लैंग्वेजेस में ये फेलोशिप को अवेलेबल करेंगे। इसके लिए 12 स्टेप मैगजीन का एडिटर का प्रपोजल जो था, उसको कॉन्फ्रेंस में मान के एक डिजिटल मैगजीन जो सब्सक्राइबर्स को आने वाला है बहुत जल्दी, उसका लिए एक वेबसाइट बन रहा है। वो डिजिटल वेबसाइट में आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस, जैसे तेलुगु पढ़ने वाले को तेलुगु, तमिल पढ़ने वाले को तेलुगु, तमिल हिंदी पढ़ने वाले को हिंदी, पंजाबी चाहिए तो पंजाबी, बंगाली चाहिए तो बंगाली, जो भाषा में इंडिया में लिटरेचर अवेलेबल है, वो सब भाषाओं में वो मैगजीन को डिजिटल कॉपी आपको अवेलेबल करने का कोशिश जारी है। और वो उसके ऊपर 12 स्टेप मैगजीन का एडिटर काम कर रहा है। प्रोबेबली और 2-3 महीने में या 4 महीने में शायद आपको अवेलेबल हो जाएगा मैगजीन, ताकि आप डिजिटली सब्सक्राइब कर सकते हैं, एनुअल सब्सक्रिप्शन रहेगा। इट्स नॉट ओनली विथ 12 स्टेप मैगजीन, बाकी बहुत सारा लिटरेचर जो इंडिया में प्रिंट होता है, इसमें 90% का लिटरेचर का सेल बहुत बुरी हालत में है, बहुत बुरी हालत। इसका मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। पाकिस्तान किताब 2014 में
500 कॉपी छापे तो जनरल सर्विस ऑफिस उसका नेक्स्ट प्रिंटिंग 2023 में हुआ, तो हमें कम से कम 9 साल लगे पासिकान बुक को भेजने के। इतनी बुरी हालत है, खरीदते नहीं है, मगर अवेलेबल रहना चाहिए। इस कारण क्या हो जाएगा, जनरल सर्विस ऑफिस के ऊपर भी बहुत लोड गिर रहा है, क्योंकि प्रिंट करके लगाना पड़ता है, वो ऐसे ही रह जा रहा है, वो सालों साल हो जा रहे हैं, उसको कोई भी नहीं खरीद रहा है, और पुराना स्टॉक बेचेंगे तो वहां फेलोशिप रिजेक्ट करता है। एक एक बार वो क्या है, चूहे काट सकते हैं या कुछ इंसेक्ट्स आ सकते हैं, खराब हो जा सकता है, तो ये सब को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, इसका देखभाल करना पड़ता है। फेलोशिप को बार बार रिपीटेडली रिक्वेस्ट भेजा जाता है। फास्ट मूविंग लिटरेचर क्या है मालूम? बिग बुक, डेली रिसर्च। बाकी के थोड़े बुक्स थोड़े स्लो मूविंग है। थोड़े बुक्स तो खरीदते ही नहीं लोग, बहुत सारे पैम्पलेट्स की वही बुरी हाल है। फास्ट मूविंग पैम्पलेट्स क्या है मालूम? ये एट ए ग्लांस, वेयर डू आई गो फ्रॉम हियर, दिस इज ये ऐसे थोड़े पैम्पलेट्स, जैसे मैंने आपको बताया सीपीसी एक्टिविटी, मास पीए एक्टिविटी में इस्तेमाल जो फ्री लिटरेचर आता है ना, ये फास्ट मूविंग लिटरेचर है। तो कैसा चलेगा, सेवा कैसा जाएगा, आगे ऑफिस कैसा जीवित रहेगा अगले जनरेशन के लिए, ये भी देखना पड़ता है फेलोशिप। इसीलिए जैसे इसका प्रीवियस का कॉन्सेप्ट, कंट्रोल पूरा आपके हाथ में है भैया। आप जितना बेचेंगे हम उतने में ही मैनेज कर लेंगे। अगर आप कुछ भी नहीं बेच रहे हैं तो कुछ मैनेज करने को नहीं रहेगा, और ऑटोमेटिकली जनरल सर्विस ऑफिस बंद हो सकता है और आपको किसी प्रकार का सेवा नहीं मिलेगा। ये एक डेंजर है। इसीलिए प्राइमरीली आपको भी सोचना पड़ेगा कि हम थोड़ा कुछ ना कुछ डेली 1 रुपी बेचने के लिए क्या दिक्कत है? 365 रुपीज बड़ा ज्यादा अमाउंट नहीं। अगर आप वो काम करेंगे तो, और इसके आप पूरी जिम्मेदारी लेके आप पूछ भी सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपको फोल्डर आएगा, फोल्डर में सब कुछ डिटेल्स में दिया जाएगा। उस फोल्डर में आपको ये भी इंफॉर्मेशन रहेगा कि कितना स्टॉक अवेलेबल है इन पैम्पलेट्स, बुक्स, और उसका कॉस्ट, तो वो भी आपको डिटेल्डली आपके कॉन्फ्रेंस के फोल्डर में अवेलेबल है। तो कृपया दोस्तों, मेरी एक ही गुजारिश है दोस्तों से, जो भी जुड़े हुए हैं, आप जो कुछ भी है जानकारी लो, जानकारी के साथ साथ आप उसको इम्प्लीमेंट भी करो। क्वेश्चन करो अपने डेलीगेट्स को, क्वेश्चन करो अपने ट्रस्टीज को, पूछिए, जानकारी लो। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शायद आपको स्पीकर ने बताया होगा, जो भी शेयर किया है 9th कॉन्सेप्ट के ऊपर, लीडरशिप एंड एवर वाइटल नीड इन एए, BW का एक आर्टिकल है जो आपके 12 कॉन्सेप्ट्स के जो जनरल सर्विस मैनुअल में जो पीछे छापे गए हैं, इसमें 9th कॉन्सेप्ट में ये आर्टिकल दिया गया है, ताकि वी नीड लीडर्स, ये नीड्स लीडर्स। और ये ग्रुप में जो भी 25 लोग जुड़े हुए हैं, आप सब लीडर्स बन सकते हैं।
You can all take responsibility of Alcoholics Anonymous. Then only Alcoholics Anonymous will survive for the future generations of Alcoholics Anonymous. Alcoholics Anonymous का एक मोटो है, वो मोटो क्या है बोले तो, दुनिया में जितने भी देवड़े हैं वो रिकवरी में आते नहीं आते ये नहीं है मुद्दा। एटलीस्ट उन मरने के पहले एक बार तो भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नाम सुनना चाहिए और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बारे में जानकारी है तो हम अपना लक्ष्य समाज में जो है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज कैरी करने का ये लक्ष्य हम रीच हुए। इसमें बहुत ही दुखदाई की बात क्या है बोले तो, बहुत सारे लोगों को, स्पेशली मैं अपने देश के बारे में बात कर रहा हूँ, इसके बारे में जानकारी है ही। एटलीस्ट इंडिया में हमने 6 महीने पीछे कुछ एक डेटा कलेक्ट करा तो 70% ऑफ द कंट्री एए का एक्सिस्टेंस नहीं है बोले तो कम से कम 70% जगहों में एए का सिंगल ग्रुप भी नहीं है। ये हमारी बुरी हालत। तो कैसा जाएगा समाज में, पॉलिसीज कैसा बनाएंगे, रीच आउट कैसे करेंगे? अगर आप देखेंगे तो आपके आजू बाजू में डॉक्टर्स को एए के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। मगर पैसा खर्च करने के पड़ने के लिए पहले आपको पॉलिसी बनना पड़ता है। वो पॉलिसी बनने के पहले तो हम बोर्ड ये देखेंगे कि पैसे है या नहीं है। कंगाल करके तो नहीं बैठ सकते, दुकान तो बंद नहीं कर सकते, जितने में उतने में काम करा लेंगे। अगर आप फाइनेंस ठीक तरीके से कंट्रीब्यूशंस नहीं आ रहा है तो शायद ये 4 एम्प्लॉय की जगह एक ही एम्प्लॉय होगा, अगर हम मैनेज नहीं कर सकेंगे तो। बिकॉज वी हैव टू कीप सर्विसेज ऑफ एए अलाइव। तो वो प्लानिंग, वो पॉलिसीज, फाइनेंशियल मैटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, वो सब बोर्ड की जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी हमें अल्कोहलिक्स एनोनिमस फेलोशिप ने दिया है। दिस इज ए डेलीगेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम एए के प्रतिनिधि है और एए को जीवित लगाने के लिए हमें जो पॉलिसीज बनाना पड़ता है, इसके फाइनेंसेस का देखभाल करना, इसमें कहाँ कितना खर्च कर सकते और इसके लिए पैसे कहाँ से आना है, और अगर पैसे कम आ रहा है तो वी हैव टू गो बैक टू द फेलोशिप एंड रिक्वेस्ट। जैसे इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। 2020 जब कोविड था और 3-4 महीने तकरीबन पूरा बंद हो गया था, और बॉम्बे में तो और थोड़ा दिन ज्यादा ही हुआ था। जब हम पार्सल ऑफिसर्स पूरे बंद थे, लिटरेचर का सेल नहीं हो रहा था, लिटरेचर नहीं बेच सक रहे थे, इसके बावजूद भी हमारे जितने भी एम्प्लॉयज जो ऑफिस में काम कर रहे थे, इनको हर महीना उनका पगार देते थे। इसके लिए हमने क्या तरकीब ली है बोले तो, हमने फेलोशिप को एक रिक्वेस्ट भेजा है थ्रू मेल, थ्रू व्हाट्सएप,
थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, दिल के आपके पुराने जो लिटरेचर ड्यूज है, कृपया वो सब क्लियर करो। और अगर आप ऊपर से कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कृपया भेजिए, ताकि हम अपने ऑफिस के पेड वॉलंटियर्स को हम टाइम के ऊपर तनख्वाह दे सके, और इसके साथ साथ वो ऑफिस देने वाला मालिक को समय पे रेंट पे कर सके, और फेलोशिप में बहुत अच्छी तरीके से रेस्पॉन्ड करके जो जो भी पेंडिंग ड्यूज थे वो इमीडिएटली क्लियर करने के, और ऊपर से थोड़े मेंबर्स, थोड़े ग्रुप्स जेनरसली कंट्रीब्यूट करने के कारण उस कष्टकाल में भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस सर्वाइव। इसका और एक उदाहरण देता हूं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तभी भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस सर्वाइव। तो ये बताता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस को कोई आपत्ति आती है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस किसी भी आपत्ति को झेल के सर्वाइव कर सकती है। और इसके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप अपने पॉलिसीज फाइनेंस के बेस में आधारित बनाओ। अगर किसी भी पॉलिसीज को के कारण फाइनेंसेस के ऊपर इफेक्ट हो रहा है तो वो पॉलिसी को रिवोक करो, कंसिडर करो, नहीं तो उसमें जो भी चेंजेस लेके आना है वो चेंजेस लेके आओ। दिस इज माय एक्सपीरियंस ऑन 8th कॉन्सेप्ट। अगर 8th कॉन्सेप्ट का चेकलिस्ट कोई पढ़ेगा भाई? है चेकलिस्ट है रवि? कॉन्सेप्ट का चेकलिस्ट रवि मीटिंग में है? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ तो रेस्पॉन्ड करो ना भाई, है नहीं है? रवि 8th कॉन्सेप्ट का चेकलिस्ट है नहीं है? हेमंत जी मेरे पास आ गए। है 8th कॉन्सेप्ट की चेकलिस्ट है? यस सर। हाँ पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन है सर, व्हाट इज द हाँ, रिलेशन बिटवीन ट्रस्टी एंड द डायरेक्टर ऑफ ए वर्ल्ड सर्विस एंड द ए ग्रेप वाइन? ए आर डायरेक्टर इलेक्टेड और अपॉइंटेड? हाउ दे आर सिलेक्टेड? आर दे पेड? राइट। तो यहाँ दो कैटेगरी के डायरेक्टर्स रहेंगे दोस्तों। ये अ, जो मैंने देखा है, प्रैक्टिकली आई हैव सीन दैट, वहाँ एक डायरेक्टर ये ग्रेप वाइन क्या ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस वर्ल्ड सर्विसेज में जो डायरेक्टर्स बनते हैं, एक डायरेक्टर जनरल सर्विस बोर्ड से आएगा, उसे किसी प्रकार का पगार नहीं मिलेगा। मगर दूसरे डायरेक्टर्स जो रहते हैं उनको बोलते हैं नॉन ट्रस्टी डायरेक्टर्स। वो लोग अपॉइंटेड रहते हैं और उनको पगार मिलता है, और यूजुअली वो लोग कुछ अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड रहता है और उनको
बिजनेस का, प्रोफेशनल नॉलेज का एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि उनका जो एक्सपेंडिचर है इट इज वेरी ह्यूज। फॉर एग्जाम्पल, आपके जनरल सर्विस मैनुअल में, आपका जो हिंदी भी है या इंग्लिश में है, अगर इसमें आप जाके 12th कॉन्सेप्ट के नीचे लास्ट पेज में देखेंगे तो आपको वहां पर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रूडेंट रिजर्व कितना है और मंथली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं आपको डिटेल में दिया है। अप्रोक्सीमेटली उनका एक महीने का जो खर्चा रहता है वो है $2 मिलियन, $20 लाख, 20 लाख इंटू 85 रुपीज, कितना होगा भाई? तकरीबन सर 1 करोड़ 80 लाख के आसपास। 20 लाख इंटू 85, 8 रुपीज नहीं बोला मैं, 17 करोड़, 85 इंटू 20। इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जनरल सर्विस ऑफिस, इनका एक महीने का खर्चा से 17 साल चलेगा, उतना खर्चा होता है। इसीलिए इसकी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और वहां पर देर इज समथिंग ऑल्सो कॉल्ड एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर who looks into all the financial expenses। ये प्राइमरी पर्पस के लिए हम खर्च कर रहे हैं क्या, या किसी दूसरे पर्पस के लिए खर्च कर रहे हैं क्या, उसीलिए उनका जो रिलेशनशिप है, डायरेक्टर इज लाइक ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। वो कंपनी चलाया जैसे पॉलिसीज बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रहता है और कस्टोडियल ओवरसाइट बोर्ड देखता है। सो दिस इज द लिंक एंड कनेक्शन। ओके, नेक्स्ट वन, रवि। नेक्स्ट, हाउ डू ए वर्ल्ड सर्विस एंड द ए ग्रेपवाइन ऑपरेट? ये वर्ल्ड सर्विस का प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बोले तो, आपको जो इंग्लिश लिटरेचर, जो कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड लिटरेचर है यूएस का, अगर वो लिटरेचर को अगर आप आपकी भाषाओं में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वो ट्रांसलेशन का परमिशन जो है इट हैज टू बी गिवन बाय द अल्कोहलिक्स एनोनिमस वर्ल्ड सर्विसेज। उसके लिए उन्होंने क्या किया बोले तो, दे हैव सेपरेटेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। एक ट्रांसलेशन एंड लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट, दूसरा पब्लिशिंग डिपार्टमेंट। ये ट्रांसलेशन एंड लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है तो, जब आप अपना सर्विस रिक्वेस्ट भेजते हैं, जैसे मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ। एक बार हमने नेपाली बिग बुक ट्रांसलेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजा है। नेपाली भाषा में हम बिग बुक को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो हमें रिक्वेस्ट दीजिए बोले तो वहां से रिप्लाई आया, ऑलरेडी ये इसका आपके पास ट्रांसलेशन का रिक्वेस्ट ही नहीं है, यू शुड बी ऑल्सो हैविंग ए सॉफ्ट कॉपी ऑफ द बुक बोल के वहां से रिप्लाई आया। तो हमारे को ताज्जुब हो गया, अरे हमने कब लगाया, मगर किसी भी आदमी ने बहुत साल पीछे किया हुआ होगा। तो उसके बाद वो ढूंढ के, वो पता करके लेके प्रिंटिंग में आ गया। तो ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये नया रिक्वेस्ट है या पुराना रिक्वेस्ट है। अगर पुराना रिक्वेस्ट है तो उसके ऊपर काम करो, ट्रांसलेशन करो। जब ट्रांसलेट करके आप वो किताब को बेचते हैं तो वो इंग्लिश किताब के कारण ये
लेटर एंड स्पिरिट के मुताबिक ट्रांसलेट हुआ क्या ये किताब चेक करके वो उसके लिए प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं और उसके जो रीडिंग के लिए, प्रूफ रीडिंग के लिए, लैंग्वेज के लिए, ग्रामर के लिए, फॉन्ट के लिए सब चेक करके उसके जो कुछ भी खर्चा होता है, all these expenses will be bared by the Alcoholics Anonymous World Services. इसके लिए उनको जो भी contributions आते हैं, they come from international लिटरेचर फंड, जो वो पूछते हैं कि आप अपने खर्चे पूरे होने के बाद आपके देश में, जैसे इंडिया का जीएसओ है, इंडिया का जीएसओ हर साल इंटरनेशनल लिटरेचर फंड के लिए $1,000 भेजती है। ऐसा ही दुनिया में बहुत सारे 61 जनरल सर्विस ऑफिसर्स है अक्रॉस द वर्ल्ड। ये 61 जनरल सर्विस ऑफिसर्स में बहुत सारे जनरल सर्विस ऑफिसर्स ये इंटरनेशनल लिटरेचर फंड के लिए पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि ये सेवा बंद ना हो। और इसके अलावा ऊपर से उनको वहां जो एक्सेस फंड बच जाता है, that will be transferred into this ILF fund, so that this also has a reserve fund. ऐसा ही ग्रेपवाइन मैगजीन completely runs on subscriptions. एक फिजिकल सब्सक्रिप्शन रहता, आपको हार्ड कॉपी आता, ऐसा ही डिजिटल सब्सक्रिप्शन रहते। तो सब्सक्रिप्शन इज ओपन अक्रॉस द ग्लोब, लाखों सब्सक्रिप्शन रहते हैं और वो सब्सक्रिप्शन से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो रेवेन्यू से ये फंक्शन होता है। और इसका जो कुछ भी है फाइनेंस, ये हेल्दी है या नहीं है, ये उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे और उसका रिपोर्ट बनाएंगे और वो रिपोर्ट वहां के ट्रस्टीज ऑफ द बोर्ड को सबमिट करेंगे ताकि ट्रस्टीज विल अगेन गो इनटू द कॉन्फ्रेंस विल टेक द नेसेसरी एक्शन as per the financial policy. This is how it works. Yeah. Do I understand the General Service Board of Trustees serve on a volunteer basis? Yes. इसका आंसर सिंपल है। किसी भी ट्रस्टी को बोर्ड में आने के लिए उसको किसी भी प्रकार का पगार नहीं मिलता। वो जो भी सेवा देता है वो वॉलंटरीली देता है। और ऐसा ही मैं एक ऐड करना चाहता हूं, ये प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन के बेसिस के ऊपर काम है। इसका मतलब कोई भी एक बार ट्रस्टी बन गया है, दैट इज वंस इन लाइफ टाइम, तो ये जिंदगी के लिए एक ही बार बनेगा, खत्म, नेक्स्ट टाइम ही कैनॉट कम। ऐसा नहीं है कि एक आदमी एक बार ट्रस्टी बन के वो रोटेट होने के बाद फिर वो आदमी रिलैप्स होके फिर सोबर होके, नहीं मैं बीच में वो टाइम हो गया, वो रिलैप्स हो गया, अभी मैं फिर फ्रेशली आ गया हूँ, मेरे को और एक बार मौका दो बोले तो नहीं, एक ही बार, वंस इन लाइफ टाइम, एंड दिस इज एब्सोल्युटली वॉलंटरी। कोई भी यहाँ जो भाई उपस्थित भाई अगर फ्यूचर में एए में डेलीगेट बनना चाहता है, ट्रस्टी बनना चाहता है, तो मेरी रिक्वेस्ट क्या है बोले तो, अगर आपके पास समय नहीं है मत करो, समय है आगे आओ। आने के बाद इसके बारे में आप पूरा पढ़िए, जानकारी लीजिए,
नहीं तो आप अगर आप वहां गएंगे तो आपको बहुत नाराजगी आएगा। कहाँ गया मैं, क्या हो रहा है इधर, कुछ समझ में नहीं आना, गुस्सा आएगा आपको, खुन्नस आ सकती है, डर आ सकती है। इसके लिए पहले आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करना पड़ेगा। आपके पास मेरे पास अवेलेबिलिटी है क्या, मैं सर्विस के लिए टाइम दे सकता हूँ, सर्विस के लिए नहीं, इसके लिए टाइम दे सकता हूँ क्या, बोर्ड का मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ क्या। बोर्ड का मीटिंग होते हैं इंडिया में, साल में 3 बार होते हैं, मार्च, जुलाई, नवंबर। कॉन्फ्रेंस जो होता है साल में 1 बार होता है, हर नवंबर में। तो जो भी डेलीगेट बनना चाहता है, he should be prepared to spend 5 days, 5 दिन समय। ट्रस्टी बनना चाहता है, मार्च में 2 दिन, जुलाई में 2 दिन, नवंबर में 6 दिन। तो पूरा 10 दिन उसको समय देना पड़ता है साल में। इसके अलावा अगर बीच में कोई उनका सब कमिटीज का मीटिंग हो रहा है तो उसके लिए भी समय देना पड़ता है। और ये सब जो कुछ भी होता है, दिस इज डन वॉलंटरीली। दिस इज माई एक्सपीरियंस। थैंक यू। आई थिंक ये आखिरी क्वेश्चन है ना रवि? नो सर, अभी 3-4 क्वेश्चन और है सर। हाँ, पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज माई होम ग्रुप सब्सक्राइब टू बॉक्स 459 एंड द ग्रेप वाइन डू आई? तो यहाँ आप इंडिया में देखेंगे तो क्या मेरा होम ग्रुप 12 स्टेप मैगजीन को सब्सक्राइब कर रहा है क्या नहीं? देख लीजिए आप। नहीं कर रहे हैं, करो। कर रहे हैं, अच्छी बात है, ताकि वो 12 स्टेप मैगजीन भी चले, सर्विसेज दे सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय कस्टोडियल ओवरसाइट? कस्टोडियल ओवरसाइट का मतलब ये है कि आप ऊपर से करते हैं तरीके से, क्या ये ठीक से काम हो रहा है, सर्विसेज पूरे मिल रहे हैं क्या ग्रुप्स को अवेलेबल है क्या, लिटरेचर पूरा अवेलेबल है क्या, एवरीथिंग इज अवेलेबल और नॉट। दे सी एवरीथिंग वेरी केयरफुल्ली, बिकॉज 2 चीजें दोस्तों, ट्रस्टीज आर लीगल। यहाँ कोई भी प्रॉब्लम आता है तो बोर्ड को फेस करना पड़ता है विद द लॉ ऑफ लैंड। कुछ हेरा फेरी हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, तो वो सब जिम्मेदारी विथ लाइज विद द ट्रस्टीज। इसीलिए उनको दे शुड बी मोर केयरफुल लुकिंग इनटू ऑल दिस मैटर्स ऑफ पॉलिसी एंड फाइनेंस, बिकॉज वो लोग जिम्मेदार है इन चीजों के लिए, और ये जिम्मेदारी द फेलोशिप ऑफ अल्कोहलिक्स ने उनको दिया है। ओके, नेक्स्ट। What are the trustee committee? What is their function? What is their relation to the GSB, the conference, the A fellowship? In Indian context, please. Indian जैसे context. इंडियन कॉन्टेस्ट की बात कर रहा हूँ भाई, मैं इंडियन कॉन्टेस्ट की बात कर रहा हूँ। इंडिया में कॉन्फ्रेंस में 6 कमिटीज हैं, बोर्ड में 3 कमिटीज हैं। एक कमिटी है बजट एंड फाइनेंस, लिटरेचर एंड पब्लिकेशन। दूसरा कमिटी है पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। तीसरा कमिटी है चार्टर एंड रिपोर्ट्स एजेंडा।
जितने भी 27 ट्रस्टीज जो रहते हैं, इसमें चेयरमैन को हटा दिए तो बाकी 26 लोगों को ये तीनों कमिटियों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और ये लोग अपने अपने कमिटी का मीटिंग्स कर लेते हैं बेस्ड ऑन द एजेंडा दैट इज रिसीव। और ये कमिटी रिपोर्ट जो बनता है, ये कमिटी रिपोर्ट हम मार्च का जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मीटिंग, जुलाई का बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का मीटिंग में ये कमिटीज का रिपोर्ट को डिस्कस करके फ्लोर पे लेके आके मोशन बना के ये मोशन को हम जनरल सर्विस बोर्ड में करेंगे तो दैट इज बोर्ड मेकिंग डिसीजन। सो कमिटी इज पार्ट ऑफ बोर्ड, नॉट द एंटायर बोर्ड। तो ये हो गया है कमिटी और जनरल सर्विस बोर्ड का रिलेशनशिप। जो निर्णय होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी पॉलिसी मैटर के ऊपर हमने कोई निर्णय लिया, तो वो पॉलिसी मैटर का निर्णय हम फिर कॉन्फ्रेंस के अप्रूवल के लिए जाते हैं। कॉन्फ्रेंस में वो कंसर्न्ड कमिटी को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का डिसीजन जाता है, तो वो कमिटी इसके ऊपर डिस्कस करके डिलिब्रेट करके कॉन्फ्रेंस के फ्लोर में लेके आती है। वो फ्लोर में ऊपर जब फ्लोर का एक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्रेंस एडवाइजरी एक्शन। फिर इसको बोर्ड अडॉप्ट करता है, देन इट बिकम्स ए पॉलिसी और फाइनेंशियल मैटर। जो कॉन्फ्रेंस के डेलीगेट्स आते हैं, दे रिप्रेजेंट द फेलोशिप, क्योंकि इंडिया में जो है 73 एरिया डेलीगेट्स हैं, तो 73 एरिया से जो डेलीगेट्स आते हैं वो अपने डेलीगेट एरिया में जाके कॉन्फ्रेंस में ये हुआ बोल के उनको रिपोर्ट करना है, डेलीगेट का जिम्मेदारी है। दिस इज द कनेक्शन, सो दैट एवरीथिंग comes from the fellowship and everything goes back to the fellowship. तो फेलोशिप के जाने बगैर हम किसी भी स्टेप को आगे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये में कोई भी किसी के ऊपर नहीं है, कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं ले सकता। The ultimate authority and the final responsibility, concept 1, lies with the fellowship of Alcoholics Anonymous. फेलोशिप डिसाइड करता हमारे लिए क्या चाहिए, हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे जरूरी पूरी कर, ये है रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इम्पोर्टेंट दैट ईच कॉर्पोरेट सर्विस एंटिटी हैव इट्स ओन बायलॉज, वर्किंग कैपिटल, एग्जीक्यूटिव, स्टाफ ऑफिस एंड इक्विपमेंट्स? ये तो अपने इंडिया में नहीं है, क्योंकि हमारे को सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड कॉर्पोरेशन है ही नहीं। जैसे वहां पर AAWS, ग्रेफाइन, उनके सेपरेट बायलॉज हैं, उनके लिए सेपरेट ऑफिसर्स हैं, उनके लिए सेपरेट डायरेक्टर्स हैं, सेपरेट फंड्स जनरेट होते हैं, उनका खर्चा अलग होता है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो इंडिया में 12 स्टेप मैगजीन एक है, मगर उसके लिए कोई सेपरेट ऑफिस नहीं है, सेपरेट रेवेन्यू जनरेट नहीं है, सेपरेट बायलॉज नहीं है। सो दिस इज प्योरली विथ रेस्पेक्ट टू वेयर दे हैव, ताकि ईच एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंट, इट फंक्शंस ऑन इट्स ओन। जैसा अपना 4th ट्रेडिशन बता है, each group is autonomous except in matters affecting other groups or AA as a whole. ऐसा ही each service body is important. It should have its own bylaws. It should have its own way of functioning.
बट एवरीथिंग इज अकाउंटेबल। जैसे कस्टोडियल ओवरसाइट का मतलब वही है। तो AWS का परफॉर्मेंस रिव्यू करता है, ग्रेपवाइन का परफॉर्मेंस रिव्यू करता है, ये काम है बोर्ड का। बोर्ड देखेगा ओवरऑल पॉलिसी, ओवरऑल फाइनेंस, ओवरऑल कस्टोडियंस ऑफ ऑल द 3 लेगेसीज, स्टेप्स, ट्रेडिशंस, कॉन्सेप्ट्स, तीनों की जिम्मेदारी लेती है बोर्ड। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है रवि। यस सर। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे ढंग से सर आपने 8वां ट्रेडिशन समझाया सर, और 8वां कॉन्सेप्ट समझाया सर। सर एक क्वेश्चन एड ऑन पूछना था आपसे सर, जैसे हमारे इंटर ग्रुप्स के बायलॉ मतलब मैक्सिमम जो हम अपने एरिया में देखते हैं, मैक्सिमम इंटर ग्रुप बगैर बायलॉज के चल रही हैं। एक बायलॉज को बनाने के लिए या बायलॉज को अडेप्ट करने के लिए और बायलॉज की इम्पोर्टेंस का कुछ थोड़ा तो सर इसके ऊपर बताएंगे आप? देखिए, अगर आपका इंटर ग्रुप का बायलॉस बनना है तो पहले आप उसको रजिस्टर करना पड़ता है, सोसाइटी के नाम पे या ट्रस्ट के नाम पे उसको रजिस्टर करना पड़ता है। और वो बायलॉस के मुताबिक आपको उसका प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, बोर्ड मेंबर्स वो सब बनाना पड़ता है। और उसके ऊपर आपको एक पैन कार्ड लेना पड़ता है। देन वो सर्विस बॉडी के ऊपर आपको बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। अगर आपको फिर कितना इनकम आ रहा है उसको ऑडिट करना पड़ता है। अगर कोई वो सोसाइटी आपको पूछ रहा है, उसको आपके लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। सो दिस इज ऑल द प्रोसीजर। एंड यूजुअली आप ज्यादातर इंडिया में देखेंगे तो ज्यादातर सर्विस बॉडीज 10 ग्रुप से, 5 ग्रुप से, 15 ग्रुप से, कोई भी सर्विस बॉडी ऐसा नहीं है कि हम 1000 ग्रुपों का हमारा सर्विस बॉडी है। क्योंकि हम अभी भी वी आर वेरी स्मॉल इन फेलोशिप्स, वेरी स्मॉल इन मेंबर्स। मैं छोटा उदाहरण देता हूँ। हम बोलते हैं कि इंडिया में हम तकरीबन 2500 ग्रुप हैं, तकरीबन 50,000 मेंबर्स हैं। तो यूएस में साउथ कैलिफोर्निया बोल के एक एरिया है, वो एरिया में 2500 ग्रुप है, सिर्फ एक एरिया में, यहाँ पूरा कंट्री में। तो हम अभी बहुत छोटे हैं, इसीलिए यूजुअली क्या है, जो ये 5 ग्रुप 7 ग्रुप के लिए अभी आप बायलॉज बना के, वो बायलॉज का आपको वो लीगल डॉक्यूमेंट बना के उसको फ्रेम करके उसके लिए एक पैन कार्ड बना के, इसके लिए एक प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर ऐसा पोस्ट क्रिएट करके फिर बार बार हम हमारे प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन के मुताबिक बदलते जाते हैं। तो कितने बार आपको बैंक जाएंगे, कितना कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है, जरूरी है क्या, ये सोच लीजिए। अगर आप आवश्यक बोल के समझते हैं तो देन फॉलो द प्रोसीजर। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। मेरे होम टाउन में ही हमारा एक सर्विस बॉडी है। वो सर्विस बॉडी को हमने प्रॉपरली क्या किया है बोले तो, छोटा सा बायलॉस बना के एक रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर करके उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद उसके आधारित हमने एक पैन कार्ड लिया, बैंक अकाउंट खोला सर्विस बॉडी के नाम पे, उसके लिए प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, 2 ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज, वो सब प्रोसीजर फॉलो करके हम उसमें क्या ट्रांजैक्ट करते हैं बोले तो ए का लिटरेचर जो सेल होता है वो पैसे पूरे उसमें आते हैं। नहीं तो रिसेंट इवेंट मैं आप बताता हूँ, हमारे लोकल सर्विस बॉडी का ऑफिस को कुछ कंप्यूटर और
कुछ फर्नीचर कुछ चाहिए था, तो उसके लिए कुछ एक वेबसाइट भी बनाना चाह रहे थे। तो तकरीबन 70-80,000 रुपीस का खर्चा आया। तो सर्विस बॉडी ने ग्रुप्स को रिक्वेस्ट भेजा, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन आप भेजो बोल के। तो वो जो भी पैसे आए दैट वेंट इनटू द सर्विस बॉडी अकाउंट, और सर्विस बॉडी अकाउंट से जहां जहां भी वो खरीदना है वो खरीदिए, वो फिर अकाउंटेबिलिटी वो सब देना है। तो अगर ये सब प्रॉपरली ग्रुप्स करना चाहते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप अपनी सर्विस बॉडी को देखना चाहते हैं, तो द ग्रुप्स शुड बी रेडी टू बेयर दिस एक्सपेंसेस। हमारा सर्विस बॉडी का छोटा ऑफिस है, जो वहां पर आप किसी भी भाई साहब अगर हैदराबाद आएंगे तो आई विल पोस्ट माई नंबर इन द चैट बॉक्स, मेरे को कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको लोकल सर्विस बॉडी का ऑफिस का एड्रेस दूंगा, जाके देखिए एक बार क्या है उधर। कम से कम एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको 5 लाख रुपए का वर्थ लिटरेचर अवेलेबल है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जो ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फ्री पैम्पलेट्स अवेलेबल है। 12 क्वेश्चंस का पैम्पलेट लोकल लैंग्वेज में छाप के, हिंदी में छाप के देने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और हैदराबाद इज ए कॉस्मोपॉलिटन सिटी, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी, मराठी, मलयालम, तमिल, कन्नड़ा, फिर बंगाली, ये सब भाषाओं के बिग बुक्स, लिटरेचर, इंग्लिश कंप्लीट लिटरेचर, तेलुगु हिंदी कंप्लीट लिटरेचर, उर्दू, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ये जिम्मेदारी ये सर्विस बॉडी को फॉर्म करने के लिए जितने भी ग्रुप्स आगे आए हैं, ये ग्रुप्स ने ये जिम्मेदारी लेने के लिए दे वर रेडी, उसीलिए ये हुआ। जब तक ग्रुप्स ये जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, ये होने वाला नहीं है दोस्त। अगर ग्रुप्स जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, इसके बावजूद भी आप जाके अपने दिल के मुताबिक मैं करना चाहता हूं बोलेंगे तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप्स आर नॉट इंटरेस्टेड। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ग्रुप्स, व्हाट दे वांट टू डू विथ इट, हाउ दे वांट टू डू विथ इट। ये था मेरा अनुभव। बहुत बढ़िया सर। सर जैसे एक नंदू, नंदू आप पूछो। जब मैं डेलीगेट बना था अपने एरिया से, द एंटिटी विच वाज सेंडिंग मी एज ए डेलीगेट टू द कॉन्फ्रेंस was not registered. तब वो रिक्वायरमेंट नहीं था, बट वी हैड आवर ओन bylaws even then. So these are two different matters. Law of the land, bank account, उसका PAN card, that's a different issue. You can have your own bylaws and operate by them. I think you should treat it separately. आज के दिन वो जरूरी है, ठीक है, but you can have your bylaws even without going through the whole process. Thank you. Right, you can do that, but वो bylaws are meant for to be legal. जब आप रजिस्टर नहीं करते हैं, then it is not a legal document. We were not legal as you say. That's what we were I'm not. saying. But That's it what. was my entity, this entity which sent me to the conference. That's okay. I was That's registered. okay. My entity was registered with the GSO. Government did not step in then. आज के दिन अलग बात है. My interest to be registered with the GSO. After all, who is sending me as a delegate to the conference? Some entity. No. See, your area. Yes, my area. Which area committee बोलो? हमारे यहाँ intergroup है. देखिए, वही बोल रहा हूँ, वही गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। एरिया बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है, और एक एरिया में 10 सर्विस बॉडी रह सकते हैं। तब क्या करोगे भाई? आई एम टेलिंग यू अ फैक्ट। मेरा इंटरग्रुप डेलीगेट भेजता है,
That is हाँ a हाँ, fact. वही तो देखिए, बहुत सालों तक वही हुआ नंदू जी, बहुत सालों तक, फ्रॉम 1990 to 2016 intergroups were sending delegates. Now it has turned into area and area maps. That is why we are asking to send your area map, ताकि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए. ओके, I was only avoiding the conflation of these two things. They are not to be confused and merged with each other. Entity can act separately, have its own body, have its own bylaws. you can do whatever you want. Because finally you cannot dictate. GSO cannot dictate, na. This is my area. Nobody can dictate. Nobody can dictate. Nobody can dictate anyone. Each one of us have their own freedom. That is our policy. Yeah, we can only share our experience. Whether you follow it or you don't follow it, that is an individual decision. No, I resent. You are saying that I am wrong. You are implying No, that I am not. I am not saying you are wrong. I am Sorry, just stating a fact. I am acknowledging it. I am not denying it. So let's leave Neither it. I am not saying you are wrong. Okay? Okay. Right. नंदू सर बहुत धन्यवाद, श्रीनिवास सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसमें सर थोड़ा सा ये बाय लॉस का ही ऐड करना चाहूंगा कि मैंने क्या प्रॉब्लम झेली थी, क्योंकि इस ग्रुप में सर ज्यादातर सारे न्यू कमर्स आते हैं और ये सारे सर्विस के लिए आगे जाते हैं। जब हमारे ना ग्रुप के इसी फरवरी में हमारे ग्रुप में इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हुई कि इस बार अब रोटेशन की वजह से इलेक्शंस होंगे, तो मेरे ग्रुप में मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता कि कैसे इलेक्शन होते हैं और क्या होता है। तो मैंने अपने इंटर ग्रुप के एल्डर स्टेटमेंट से कहा कि आप लोग ना हमें ना हमारे बायलॉज दीजिए, क्योंकि बायलॉज से हमें कम से कम ये तो होगा कि कौन कैंडिडेट आ सकता है, कितने कैंडिडेट आ सकते हैं, और जो कैंडिडेट पहले बन चुका है क्या उसको हमारा इंटर ग्रुप अलाउड करता है कि वो दोबारा दूसरी पोस्ट के लिए आ सकता है। जैसे कोई ट्रेजरर बन चुका है तो क्या वो सेक्रेटरी पद के लिए आ सकता है, कोई अगर चेयरमैन रह चुका है तो क्या वो सीपीसी चेयरमैन के लिए आ सकता है। तो सर मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ट्रेडिशन 2 और ट्रेडिशन 4 तो ये पुराने ब्लीडिंग डिकेंस और ट्रेनी मेजोरिटी ऐसे खेलते हैं कि इन्होंने एक तो हमें बायलॉज नहीं बताए सर, हमें बायलॉज इलेक्शन के दिन तक नहीं दिए। उसके बाद क्या होता है कि हमारा सीपीसी चेयर 20 साल से बदला ही नहीं गया और ये सीट को आपस में रोटेशन कर लेते थे। तो सर यही छोटी छोटी बातें होती हैं कि अगर बायलॉज होते तो कम से कम हमें एग्जैक्ट पता तो हो। देखिए होना तो वही है कि ट्रेडिशन 2 जो कहेगा और हर ग्रुप भी वही करेगा ट्रेडिशन 4 के हिसाब से, लेकिन बायलॉज होने की वजह से एक नया बंदा अपना कम से कम अपना हक और अपनी माइनॉरिटी रखने तो सकता है सर। तो जैसे मैंने वहां माइनॉरिटी कैसे रखी कि मैंने वहां कहा कि पुराने जितने भी ऑफिस बैरियर थे उनको इन्होंने हमारे ट्रस्टेड सर्वेंट ही थे, इलेक्शन ऑफिसर और ट्रस्टी ही थे, तो उन्होंने क्या कहा कि ये पुराने ऑफिस बैरियर वोट देंगे। तो मैंने वहां पे ऑब्जेक्शन उठाया कि ऑफिस बैरियर क्यों वोट देंगे, एक तो आपने पहले बायलॉज नहीं बताए और ऊपर से मैंने कहा ये अब रोटेट हो रहे हैं, अब इनका नई कमेटी से कोई मतलब नहीं है, तो ये इनको कौन हक देता है कि ये नया इलेक्शन में वोट दे। मेरी माइनॉरिटी की आवाज नहीं सुनी गई, हुआ वही जो ग्रुप ने डिसाइड किया, लेकिन सर मैंने कम से कम बात तो रखी। तो मैं यही एक बात सारे ग्रुप मेंबर से, और ये रिकॉर्डिंग्स आगे भी जाएगी, कि भैया अपने इंटर ग्रुप्स के बायलॉज तो देखिए, या अगर आपके इंटर ग्रुप के पास बायलॉज नहीं है, जो पुराने ग्रुप्स चल रहे हैं जैसे हैदराबाद के चल रहे हैं, जैसे मुंबई के चल रहे हैं, तो उनके ग्रुप्स को अडॉप्ट कर लीजिए उनके लॉज को कि और उसको अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर लीजिए। बस सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। ये इलेक्शन करने के लिए आपके जनरल सर्विस मैन्यूअल में 3rd लेगेसी प्रोसीजर फॉलो करते हैं, और इलेक्शन में कैंडिडेट कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, यूजुअली ग्रुप्स डिसाइड करते हैं। तो इसके लिए आपको जनरल सर्विस मैन्यूअल में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो आपको यूजुअली अगर किसी भी सर्विस बॉडी में इलेक्शन हो रहा है तो डेलीगेट को बनने के रिक्वायरमेंट पूछ रहे हैं।
वही रिक्वायरमेंट, कम रिक्वायरमेंट आप सर्विस बॉडी का इलेक्शन में भी कर सकते हैं। सेम थिंग, जस्ट गो थ्रू द मैनुअल। बिल्कुल एग्जैक्टली। मेरी रिक्वेस्ट एक ही है, आपके पास मैनुअल है हिंदी में, पढ़ो, जानकारी लो, पूछो ट्रस्टेड सर्वेंट को, भाई मैनुअल में ये लिखा गया है, प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन फॉलो करते हैं, वंस इन ए लाइफ टाइम, यहां पर क्यों नहीं हो रहा? पूछो, सवाल करो, अवेयरनेस लेके आओ। इसके बाद भी वो लोग मानने नहीं चाहते हैं, और एक सर्विस बॉडी खोलो, क्या होता? जब हम हैदराबाद में, इनफैक्ट बीइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेलोशिप, व्हेन आई केम टू रिकवरी, हैदराबाद में सर्विस बॉडी नहीं था। आज 3 सर्विस बॉडी है, और आगे जाके कितने बनेंगे मालूम नहीं। ऑल गेट अवेयरनेस, and all awareness is available in the form of literature available to you. So, Take it easy. Srinivas, touching on this, nobody seems to be buying our pamphlets, service pamphlets. Therefore, there lies the problem. Na? Nobody reads about service literature, and they are not available in vernacular, which nobody takes responsibility of. नहीं भाई, वर्नाकुलर में आप मराठी की जिम्मेदारी लेके आप बनाओ ना। यस, मैं अभी शोर मचा रहा हूँ, बिल्कुल कर रहे हैं। शोर मत मचाओ, काम करेंगे, काम करो। यस, मैं आज आई एम ओपनली टेलिंग यू गाइस, हमारा ऑलरेडी पास इट ऑन बुक तैयार होके AAWS को चले गया। डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर्स किताब थोड़े दिनों में जाने वाला है। AA कम्स ऑफ एज भी जाने वाला है। वी आर डूइंग इट वेरी साइलेंटली विथ नो नॉइस, ओनली वर्क। स्टॉप शाउटिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, वो इससे कुछ काम होने वाला नहीं है। कुछ करना है करके बताओ। इसके लिए आपको और एक आदमी जरूर मिलेगा सोल्यूशन, जो आपके राय से मानता है, उसको पकड़ लो, आगे बढ़ो, काम करो, अपना रिप्रेजेंटेशन ठीक से ग्रुप्स के सामने लगाओ, ग्रुप्स आपको बराबर कोऑपरेट करेंगे। ये मैं अपने काम करने के अनुभव से बोल रहा हूं। That's how AA works. No noise, only work. आप जितना शोर मचाते हो उतना बर्बाद हो जाता है, काम नहीं होता, सिर्फ बर्बादी होती है। No noise, only action. Action is the magic word, याद रखना। आई थिंक टाइम हो गया रवि। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूरा ग्रुप आपका आभारी है सर। आपने सर बहुत अच्छा सेशन दिया। बहुत मुश्किल से सर कॉन्सेप्ट पे मिलते हैं स्पीकर, और आप वन ऑफ द बेस्ट हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ग्रुप आपका धन्यवाद। सर हम मीटिंग की समाप्ति सर प्रेयर के द्वारा करते हैं। क्या आप प्रेयर कराने में सर